हेलो प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा आप सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। आप सब सफलता की ओर मंचित बनाए हुए एकदम विस्तार पूर्वक अपना सर्वोच्च या सर्वोत्तम 110% झोंक रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पॉलिटी एक हिसाब से बोल सकते हैं फाउंडेशन के हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, जो मैं आज पढ़ाते पढ़ाते मेरी 12वीं 13वीं वीडियो है लगभग ये आज पहुंचा है शासन प्रणाली भारत तथा अन्य देशों की। क्या है भारत की शासन प्रणाली तथा अन्य देशों की शासन सिस्टम या वहाँ का रूल कैसे है, रूल रेगुलेशन आज हम समझेंगे। ठीक, आप सबका मेरे लर्न इजी एसएससी में स्वागत है। एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए तथा जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख लेते हैं, मेरे भाई लोग, और मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम जानेंगे राजतंत्र। बताइए राजतंत्र क्या है। राजतंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप यही सोच रहे होंगे कि आते मान ही ये छोटुआ या ये बच्चुआ पहले ही पूछता है कि क्या है, पहले एक दो क्वेश्चन बताता नहीं, शुरू में पूछने लगता है क्या है। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि आप एकाग्र ना हो तो एकाग्र हो जाएं, क्योंकि मैं 20 मिनट में वो परोसूंगा जो बड़े बड़े प्लेटफार्म आपको 2-2.5 घंटे में परोसेंगे, लंबी वीडियो खींचेंगे। मैं उसको 20 मिनट में परोस कर चले जाऊँगा तथा इसको आपको कभी भूलना नहीं है। तथा इसके अलावा शासन प्रणाली के कोई क्वेश्चन इससे बाहर तथा रूल रेगुलेशन से नहीं बनता है। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। राजतंत्र आप जानते हैं, मैं थोड़ा आपको इमेजिन करो। राजतंत्र जैसे आप सब देखते रहेंगे ना, प्राचीन काल में राजा होते थे। प्राचीन काल में कौन होते थे? राजा होते थे तथा राजा के द्वारा ही जितनी दूर में उनका राज्य लगता था राजाओं के द्वारा शासन होता था। तथा जब राजा एक्सपायर या डेड हो जाते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी तो राज्यपाट कौन या दूसरा राजा कौन बनता था तथा राज्यपाट का संचालन कौन करता है? जब उसका तो राजतंत्र में तो रूल यही है कि उसका राजपाट संभालेगा उसका बड़ा बेटा, तथा अगर बड़ा बेटा उस काबिल नहीं है तो ऐसे देखने को मिला होगा या आपको तथा हमको भी, या कई फिल्में आप भी देखे होंगे जिसमें उसके छोटे बेटे को राजा बना दिया जाता है, क्योंकि वो एक राजा के भांति ज़्यादा योग्य तथा ज़्यादा कुशल रहता है। इसीलिए मंत्रियों की सलाह पर छोटे भाई को राजा बना दिया जाता था तथा उसी में दोनों भाइयों में आपस में टकरार हो जाती थी तथा राजपाट ध्वस्त हो जाता था तथा बाहरी शक्तियों का आक्रमण हो जाता था तथा उन्हें अपने अधीन कर लेते थे। वो कोई भी हो सकता था, कोई भी कंपनियां हो सकती थी, कोई भी अंग्रेज, ब्रिटिश, फ्रांस, अलग अलग जानते हो ना, अलग अलग कंपनियां अगर अपने देश पर शासन की तो आप प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो एकदम विस्तार पूर्वक जानते होंगे तथा आप जान भी गए होंगे राजतंत्र वही होगा। आपको राजतंत्र पढ़ के निकल नहीं जाना है, सिर्फ उसको समझना भी है कि राजतंत्र किसे कहते हैं। समझ गए ना? बाहुबली फिल्म देखे हैं ना, अब जान जाओगे राजतंत्र, उसी को राजतंत्र कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र ये राजतंत्र के भांति ही होता है, लेकिन राजतंत्र का विस्तार यहाँ प्रजा की समस्या को सुना जाता था तथा उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन तथा नियम बनाता था राजतंत्र। लेकिन कुलीन तंत्र में ऐसा नहीं होता है। कुलीन तंत्र में एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की, मतलब एक समूह बोल सकते हैं, जैसे वो समूह 10-15 लोगों का या 2-4 फैमिलियों का या 2-4 परिवारों का, ठीक, या 2-4 किलोमीटर में कुछ भी हो सकता है कुलीन तंत्र। वहाँ वो जबरदस्ती काम कराते हैं। कुलीन तंत्र मतलब कहते नहीं हम उच्च कुलीन वर्ग से आते हैं। उच्च कुलीन वर्ग मतलब समझो, उच्च कुलीन वर्ग मतलब वहीं उनको राजा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को राजा मान लेते हैं कि मैं राजाओं की पीढ़ियों से आता हूँ, या उनके बाप दादा आजा राजाओं के यहाँ वहीं चाटुकारिता करते रहेंगे, उन्हीं को कुलीन तंत्र बोलते हैं, जो जनता पर जबरदस्ती शासन करते हैं। जबरदस्ती राजतंत्र में तो जनता की बात सुनी जाती है, लेकिन कुलीन तंत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब कुलीन तंत्र आपको समझ जाना है, उसी को कहते हैं कुलीन तंत्र।
कुलीन तंत्र हो गया। अब आ जाइए तानाशाही। इसको अंग्रेजी में अरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं, आपको भूलना नहीं है। अगर कुलीन तंत्र वहाँ नहीं दिया है तो अरिस्टोक्रेसी दिया है, तो अरिस्टोक्रेसी समझ जाना, कुलीन तंत्र पूछ रहा है। अब आ जाइए तानाशाही, और इसको शुरू में ही बता दे रहा हूँ, अधिनायक तंत्र भी कहते हैं। अधिनायक तंत्र, तानाशाही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर्वप्रथम तानाशाह कौन हुआ था जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी से? वो थे हिटलर, वो भी एक तानाशाह थे। और तानाशाही वर्तमान में भी देखने को मिलता है। तानाशाही मतलब यहाँ किसी सरकार या किसी राज्य या किसी कुलीन वर्ग का सरकार नहीं, मतलब शासन नहीं रहता है। तानाशाही में जैसे तानाशाही एक हिसाब से बोल सकते हैं, अगर मैं कह दूंगा हूँ कि पूरे मेरे राज्य में हेयर स्टाइल मेरे हिसाब से रहेगा, तो पूरा हेयर स्टाइल मेरे हिसाब से रहेगा। अगर मैं बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई भी बालक या कोई भी बच्चियाँ या लड़कियाँ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगी तो नहीं करेंगी, मतलब एक हिसाब से तानाशाही नहीं करेंगे। तो बताइए, अभी आप वर्तमान में देखते होंगे, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई शिक्षा की परत नहीं ऐसा कर देते हैं, लेकिन आप तानाशाही में उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर पता लगा आज आवाज़ उठाए या धरना प्रदर्शन किए, जैसे मैं यहाँ करते हो, आगे बता रहा हूँ अपने यहाँ कि क्या शासन है, कैसे शासन है जो आप सब करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, सब चीज़ों का अधिकार है। लेकिन तानाशाही में ऐसे नहीं रहता है। आपको वही बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा। अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो पता लगा सवेरे आप गायब हो गए हैं, आपका पता ही नहीं है, आपकी डेड बॉडी का भी पता नहीं है। वहीं है दक्षिण अफ्रीका, किम जोंग का नाम सुने होंगे, बहुत लोग उनके फैन भी हैं, बहुत वायरल होता रहता है, आए दिनों चर्चा में हमेशा रहता है। अपने बोल सकते हैं अजीबो-गरीब हरकत पर कुछ भी करता रहता है, वो हमेशा चर्चा में ही रहता है। कोई देश ना रहे या ना रहे, लेकिन वो जरूर रहता है। तथा वहाँ आप सब, मैं तो एक वीडियो उसका वायरल होते हुए देखा था कि वहाँ बाढ़ आया था, वो पानी में हिलकर गया था चेक करने की किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है। कभी आपने किसी देश में ऐसा दिखा हो कि वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिसका शासन हो जाकर चेक करें, किसानों की दशा देखें? नहीं होता ना। तो एक हिसाब से किसी को उसके बारे में गैर विस्तार पूर्वक 110% रिसर्च करिए, गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन लोगों को मानना है ऐसा कि तानाशाह है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ठीक। एक शिक्षक कौन है? एक शिक्षक वही है जो अच्छाई तथा बुराई पहचान ले। शिक्षक का काम क्या होता है? एक विद्यार्थी के अंदर देखने का, अच्छाई तथा बुराइयाँ दोनों को विस्तार पूर्वक निकालकर अपने छात्र के प्रति रख देना कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है तथा ये बुराई है। ठीक। इसीलिए मैं सीधा सीधा किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। ठीक। आप ठहरा सकते हो भाई, आप छात्र हो मेरे प्रिय, या आप भारत के नागरिक हो, या आप मतलब अगर शिक्षक किसी के ऊपर टिप्पणी कर देता है तो ज़्यादा ही कहते हैं अभी नए, कुछ भी बोल देते हैं। आजकल बोलने के लिए कुछ नहीं है कि अभी नए नए आए हैं, एक से एक टिप्पणी करते रहते हैं, पता नहीं कुछ जानकारी है कि नहीं है। नहीं भाई, जानकारी हमको बहुत आपसे ज़्यादा है, 10 गुना बेटर है। इसमें से आप भी होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे तथा बहुत ज़्यादा जानकारी होगा। लेकिन आज में समाज में कौन ज़्यादा जागरूक है? जो समाज को जागरूक कर सके, वहीं समाज के लिए ज़्यादा जागरूक है। ठीक। वही है तानाशाही। तानाशाही खत्म हो गया, बता दिया तानाशाही का मतलब, समझ जाना, भूलना नहीं। अब जाइए प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ जनता का शासन होता है, जनता का शासन। आप कहोगे कि भारत में तो प्रजातंत्र है ना। भाई, भारत में प्रजातंत्र नहीं है। आप कभी या हर व्यक्तियों की मंशा जानकर सरकार कोई निर्णय लेती है? नहीं लेती है ना। लेती है निर्णय? नहीं लेती है। प्रजातंत्र में प्रजा को, सारी प्रजाओं को इकट्ठा करा जाता है तथा तब कोई रूल रेगुलेशन बनता है, तथा हर प्रजा के एक मतलब बोल सकते हैं एक व्यक्ति से उनकी सोच तथा उनके राय क्या है उस योजना पर पूरी एकदम जब तक संतुष्ट नहीं होती जनता, तब तक जानकारी या उनसे निर्णय लिया जाता है, उसे ही प्रजातंत्र बोलते हैं। ठीक। प्रजातंत्र उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अब आ जाइए संसदीय शासन प्रणाली। ये है अपने देश में, क्या है अपने देश में? संसदीय शासन प्रणाली। मतलब
विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, सरकार या संसद, जो रूल संसद से एक बार लागू होकर निकल गया तो कार्यपालिका हो गई क्या, कार्यपालिका हो गई हमारे ब्यूरोक्रेट, अधिकारी लोग जो जगह जगह पर बैठे हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक, एसपी साहब हो गए, डीएम साहब हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ठीक, बीडीओ साहब हो गए, वीडीओ साहब हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, सीएमओ साहब हो गए, ऐसे ऐसे हैं जो वो मतलब उनका काम क्या रहता है, संसद से कोई कानून या कोई योजना बनकर निकली तो भारत के हर ग्रामीण, हर छोर, हर किनारे तक बोल सकते हैं, एकदम जो जंगलों में रह रहे हैं या नदियों में जहाँ तक सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सरकार के यहाँ योजना बनी है तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कार्यपालिका को होता है। विधायिका का काम सिर्फ होता है कानून बना देना, लेकिन कानून कैसे चलेगा, किस हिसाब से लागू रहेगा, वो काम रहता है कार्यपालिका का। विधायिका के बिना कार्यपालिका कार्य कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका के बिना विधायिका संभव नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, ये है भारत में, ठीक, आपको याद रखना है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। देखते हो ना, कोई भी योजना आती है तो उसमें कुछ लोग सहमत रहती है, कुछ लोगों की, या कोई बिल आता है कुछ लोगों को सहमत नहीं रहती है, तो इसलिए हम प्रजातंत्र नहीं बोल सकते। प्रजातंत्र में पूरी प्रजा को संतुष्ट करना रहता है। अब आ जाइए अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली, ये बात कर रहा है राष्ट्रपति के। यहाँ सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ प्रधान और प्रधानमंत्री का पद नहीं रहता है। एक ऐसे बताइए ऐसा देश कौन है जहाँ अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है? आपको कमेंट करना है, मैं बता भी दे रहा हूँ, ये है अमेरिका में, ठीक, अमेरिका। वहाँ राष्ट्रपति अकेले रहते हैं, जानते हो ना। वहाँ वोटिंग व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ सोशल मीडिया पर वोटिंग होती है, जिसको ज़्यादा जनता लाइक करती है वही राष्ट्रपति बन जाता है। सिर्फ जब चुनाव होना रहता है एक बार ट्वीट कर दिया जाता है कि आप अपना राष्ट्रपति चुने, ये नहीं है यहाँ का जाइए आप अंगूठा लगाकर मतलब बटन की प्रेस करके आए। अब आ जाइए आगे, ब्रिटिश संसद को संसदों, देखना मैं इतना कर रहा हूँ, संसदों की जननी, बताओ क्यों कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी क्यों कहा जाता है? आप हमको लग रहा है कि ये पहली बार सुन भी रहे होंगे कि इसको संसदों की जननी भी कहते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जानकारी रहेगी किसी चैप्टर में तो आप जान जाएंगे कि हाँ ये भी प्रश्न बनता है, अगर स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी घटना चक्र फॉलो करेंगे तब। ये नहीं कि वनडे एग्जाम में ऐसे जीएस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है उससे रट कर चले गए तो वनडे एग्जाम में, मतलब आपको वनडे एग्जाम क्रैक है भाई, आपको टीचर उचर बनना नहीं है तथा आपको देश को चलाना नहीं है तथा सरकार की योजनाएं चलाना नहीं है, तो आपको उतना डीप में पढ़ना नहीं है। आप जा रहे हैं, आप क्या जा रहे हैं, आप कहाँ किस पद पर जा रहे हैं? एक फोर्स बल पर जा रहे हैं, फोर्स लाइन में जा रहे हैं, ठीक, सिपाही रैंक पर भर्ती हो रहे हैं, अधिकारी नहीं भर्ती हो रहे हैं। इसीलिए आपको इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, या हम भी होंगे तो हम भी नहीं इतना डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करके, क्योंकि वैकेंसी हर साल आ रही हैं, लेकर अपना भरण पोषण के लिए जिंदा रहना है, जब तक जीना है। सभी का यही हाल रहता है ना, किसी के अंदर है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें, समाज में बदलाव लाएं जिससे समाज हमें जाने, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सोचते भी होंगे लेकिन वो किसी कारण भाई विवश होंगे या उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होंगी, इसीलिए पीछे हट जाते होंगे, या उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, या तो बच्चा उतना मोटिवेटेड नहीं रहता है, यहाँ आते आते उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, यही कारण रहता है, ठीक। नहीं तो हर बच्चा, अगर भाई आपके भी अंदर मोटिवेशन ही है तभी आप देश की सेवा करना चाह रहे हैं, नहीं तो 21,000 सिपाही रंग पे कौन जाएगा? यहाँ तो 21,900 पे, अग्निवीर की सैलरी कितनी है? 21,900, बताओ। अब बेचारों को पता नहीं है कि कब शहीद हो जाएं, क्या हो जाएं, ठीक। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इस प्रश्न पर आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, नहीं तो कहोगे बच्चा बतलवाता रहता है। नहीं आप भाई, मैं कभी बतलवाता नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखना। आपकी गलतफहमी अगर सोच रहे होंगे कि टॉपिक से भटक जाते हैं, मैं इसलिए टॉपिक से नहीं भटकता हूँ, वो टॉपिक से रिलेटेड रहता है। मैं इसलिए कुछ बातों पर चर्चा कर देता हूँ जिससे पॉइंट
जो पॉइंट लिखा रहता हूँ ना, आपके दिमाग पर सीधा हिट कर सके, आप उसे एकदम कैच कर सकें कि हाँ इस पॉइंट से ये रिलेटेड है, इसी बात पर, इसी पॉइंट पर ये बच्चा या ये जो छात्र है या स्टूडेंट है या आप टीचर बोल सकते हैं। भाई अगर आपको शर्म नहीं आ रही है, मैं इसमें से कितने लोगों से छोटा भी होऊंगा तथा कितने लोगों से बड़ा भी होऊंगा, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे कुछ भी कह सकते हैं प्यार दुलार से, ठीक। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए संसद की जननी कहते हैं सब में लिखित संविधान होगा लेकिन इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। और सर्वप्रथम ये भी पूछता है, यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि संसाधात्मक प्रणाली या संसाधात्मक नियम किस देश से शुरुआत हुआ था, तो आपको ये भी वही मानना है, ब्रिटेन, यूके, ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हैं लेकिन मैं ब्रिटेन लिख रहा हूँ, यूके, ठीक है। यूनाइटेड, यूके का फुल फॉर्म बताना है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। हो गया ना दूसरा फैक्ट। आ जाइए तीसरे फैक्ट की तरफ। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, बताइए भाई। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो इसका उत्तर है जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन, ठीक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, सहकारी में ही आ जाती हैं, सहकारी, सह मतलब साथ, कारी मतलब योजनाएं, संघवाद मतलब संसद की बात कर रहा है, जो संघ की सरकार रहती है, केंद्र सरकार, जो वहाँ से रूल बन के निकलता है, ठीक। और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार पढ़ना है तो मेरा जो पढ़ाया हूँ पिछला वीडियो उसमें सर्च करके देख लेना है थोड़ा भगा कर कि किस वीडियो में मैं इस बारे में विस्तार बताया हूँ। अगर मैं इस पर विस्तार में चला जाऊँगा ना सहकारी संघवाद किसे कहते हैं, तो आपका 4-5 मिनट टाइम चले जाएगा, इसीलिए मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ। आप थोड़ा मेहनत कर लेना, वीडियो में सर्च कर लेना तथा हेल लेना, ठीक। आ जाइए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, बताओ। दल विहीन प्रजातंत्र, इसको 2 लोगों ने प्रस्तावित किया था, दल विहीन, दल विहीन, यहाँ शब्द ज़्यादा हिट करने वाला यही है, दल विहीन। आप दल विहीन का मतलब मेरे लगे या मेरे वीडियो में या आपका ही वीडियो है उसमें कमेंट करेंगे, दल विहीन का विस्तार पूर्वक अर्थ, जो इसका पूरा विस्तार हो, दल विहीन किसे कहते हैं, ठीक। इसको प्रस्तावित किया था, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एम गांधी, एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, और दूसरा क्या थे, जयप्रकाश नारायण, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ जे नारायण, जे सो गया जयप्रकाश नारायण, ठीक। नहीं तो कहना पूरा नाम नहीं लिखते हो, बहुत ज्ञाता बनते हो अपने आप को, समझते क्या हो, कुछ भी बोल सकते हो भाई, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बोलने की, ठीक। याद रखना, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने कहा था दल विहीन। किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, चलो बताओ, बताओ किसने कहा था, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। इसको कहा था केसी हुइयर, केसी हुइयर, केसी हुइयर, यहाँ ही है महाराज, यहाँ ही हुइयर, ठीक। इन्होंने एक चीज और कथन कहा था, या एक कथन और कहा था कि भारत का संविधान ना बहुत ही कठोर है ना ही बहुत ही लचीला। जो कहते हो कि भारत का संविधान कैसा है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, कि इसके रूल रेगुलेशन समझ में नहीं आता, ना ही ये भी कह सकते हो कि इसका रूल बहुत ख़राब है, एकदम निचले स्तर का है, इतना भी गिरा गजुरा नहीं है, या इतना भी हार्ड नहीं है जिसमें जनता तबाह हो जाए। तो इसको किसने कहा था, केसी हुइयर ने। दोनों कथन याद रख लेना, एक बोला हूँ एक लिखा हूँ यहाँ पर। देखो समाज में समानता, समानता 2 बार लिखा हूँ, देखो समानता, समानता के होने का नियत है, बताइए क्यों है समाज में समानता, समानता का होने, क्योंकि यहाँ सभी को विशेषाधिकार प्राप्त है, हर
कम्युनिज्म या हर कास्ट को बोल सकते हैं, जिससे ओबीसी को 27% आरक्षण ओबीसी का है, उसमें ओबीसी ही फाइट करेंगे। और SC ST का कोटा SC ST का है, इसलिए हम इसमें फाइट करेंगे। और EWS ना, जान रहे हो EWS तो बराबर जानते होगे, EWS का कोटा EWS है, उसमें जनरल लोग आते हैं। बाकी जनरल का मतलब ये नहीं होता है कि जनरल होता है, जनरल मतलब अनरिजर्व्ड होता है। आज बता दूं, अनरक्षित सीट वो किसी की नहीं है। जनरल मतलब वो किसी की नहीं है, उसमें कोई भी जा सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं जनरल फाइट कर कर हुआ हूँ, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कंपटीशन में हिला हूँ। मैं 10% बात बच्चों की बात छोड़ दे रहा हूँ, 10% बच्चे जो इसका फ़ायदा ना लेते हों EWS का, बाकी 90% बच्चे ले रहे हैं। क्योंकि मैं लाइब्रेरी में मेरे भी पास अच्छी लाइब्रेरियों में पढ़ चुका हूँ। अब नहीं बताऊँगा लोकेशन की कहाँ कहाँ पढ़ा हूँ, बहुत सारी लाइब्रेरियों में पढ़ा हूँ, अमेठी से लेकर सांगीपुर तक, कटरा तक, इधर शुक्लपुर, दीवानगंज, हर जगह जितनी लाइब्रेरियाँ थी मैं कुल रिसर्च किया हूँ। तो सभी लगाते हैं, ठीक। अब वो नहीं कहेंगे कि मैं जनरल फाइट करके हो रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा अगर किसी को मेहनत करना पड़ रहा है तो हैं अपने ओबीसी वाले बच्चे। कौन? ओबीसी वाले। क्योंकि जो अनरक्षित सीट रहती है, अनरक्षित मतलब किसी की नहीं है, उसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। अगर ज़्यादा नंबर कोई भी किसी के पास लाने की क्षमता है तो उसको उठाकर सीधा उसी में डालते हैं। SC को भी उसी में डाल देते हैं, ST को भी उसी में डाल देते हैं, OBC को भी उसी में डाल देते हैं, तथा EWS को भी उसी में डाल देते हैं। तो अब आजकल किसी भी कास्ट का कोई भी बच्चा, अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाए, कोई बालक, उनको बता देना भाई आप हमसे ज़्यादा या हमसे बेटर आरक्षण ले रहे हो। अब ये मत रोया करो कि आरक्षण नहीं है, क्या नहीं है, ठीक। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब अपने दिल पर बात ले लें। जो नहीं लेते वो अच्छी बात है, जो लेते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बना है तो लेने के लिए ही बना है, ठीक। आपको बहुत दिल पर चोट नहीं लेना है कि सीधा है तो अंदर ही पोल खोल रहा है, खोल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ सच्चाई बस। वही विशेषाधिकार की बात करता है कि सभी को विशेष अधिकार है। नहीं, कुछ लोग मेरी वीडियो का अपने दिल पर ले लेते हैं कि कैसे इतना छोटा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, आपको भी जानकारी रहेगी, आप भी संविधान अच्छे से पढ़े रहेंगे तो समाज को अच्छे से जानेंगे, तो आप भी कोई बातें या किसी के या जो लीगल रहेगा उसे कहने में कभी डरेंगे नहीं किसी से, ठीक। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। आप अधिकतर देखेंगे जहाँ संवैधानिक सरकार है, संविधान के अंदर संवैधानिक सरकार वहीं जो संविधान के हिसाब से चलता है। नहीं पूछना कि संवैधानिक क्या बोल रहे हैं, अपने देश में संवैधानिक सरकार है कि नहीं है। संवैधानिक सरकार किसी भी देश में हो सकती है, जहाँ संविधान के हिसाब से वहाँ का रूल रेगुलेशन चलता है, उसी को बोलते हैं संवैधानिक सरकार, ठीक। सीमित मतलब संविधान सरकार भी संविधान के अंतर्गत काम करेगी। अगर वो भी संविधान में छेड़छाड़ करेगी तो संविधान का अधिकार हो उसे सांसद या सरकार से बाहर उठाकर फेंक देना, ठीक। इतना पावर है सीमित सरकार, इसे लिख देना। अब मनमानी नहीं कर सकते हो, जहाँ संविधान के हिसाब से सरकार चलेगी। कोई भी अपना देश हो, बाहर का देश हो, कोई भी A to Z, ठीक। नाम को लिया दूँ जिससे आप फोकस हो सको इस पर, व्हाइट बोर्ड पर। अब आ जाओ, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। बताओ, दोबारा से पढ़ो, बहुत गहराई बात कह रहा है, बहुत गहरी बात कह रहा है लाइन। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। समझ रहे हो ना कि डीप में ले जाऊँ, इसमें डीप में ले चला जाऊँगा ना इसमें तो विवाद हो जाएगा, तथा जो प्रशासन में है वो कुछ भी कह सकते हैं A to Z। बच्चा भी नए उठ रहे हो, ज़्यादा जानकारी मत दो। अगर ज़्यादा जानकारी दोगे तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए, इसीलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर इस लाइन का मैं विस्तार करने गया, ठीक, सभ्यता और लेकर थोड़ा विस्तार करा तो इसमें विवाद पैदा हो जाएगा, इसलिए नहीं करूँगा। क्षमा चाहता हूँ भाई। इसलिए इसको किसने कहा था? W.B. डॉनहम द्वारा यह कथन कहा गया था।
चलो ये बताओ लास्ट फैक्ट, किस दशक में भारत की संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता केंद्रीयता मतलब केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? बताओ किस दशक में? 1950 में जब संविधान बना तब नहीं था ऐसा, संसाधनात्मक व्यवस्था थी, ठीक, लेकिन संघवाद नहीं था। केंद्रीयता मतलब वही केंद्रीयता, जैसे केंद्र हो गया किसी वृत्त का, या जैसे बोल सकते हैं किसी गोले का केंद्र हो गया, तो केंद्रीयता से इधर खसकी। बताओ, ये 1980 के बाद हुआ। आप इस लाइन में अगर थोड़ा सा कर लेंगे आप इस लाइन में विस्तार जान जाएंगे। ठीक, मेरा आज का सारा टॉपिक खत्म हुआ तथा हर देश के बारे में बताया कि कहाँ का संविधान किस हिसाब से चलता है तथा किस देश से क्या लिया गया है। ठीक, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे पूर्ण या आत्मविश्वास है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें से अधिकतर बच्चों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सब पढ़ाई नहीं करते हो। सही नहीं बोल रहा हूँ? आप कहेंगे नहीं तुम ही बहुत पढ़ाई करते हो, थोड़ा हमसे ज़्यादा क्या जानकारी हो गई है, अब ज्ञान पेलने चले हो। ऐसा ज्ञान मैं नहीं पेल रहा हूँ। आप भी बहुत, अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत गहराई में जाकर पढ़ लेंगे, या किसी सब्जेक्ट या किसी विषय या जीएस फाउंडेशन ऑल टू ऑल A to Z सब्जेक्ट, अगर उस पर 3-4 साल कस के रिसर्च करेंगे, कस के कुछ छूटे ना तो आप भी एक एक जानकारियाँ देते चलो जाओगे। अगर किसी लाइन को पकड़ोगे ना, उस लाइन के पुर्जा पुर्जा खोल दोगे भाई। अगर 3-4 साल चपक के पढ़ लिए तो पढ़ लिए, ये नहीं कि पढ़ाई के नाम पर 3-4 साल टाइम काट लिए। टाइम नहीं काटना है। वही कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ लो, अगर लाइफ में कुछ नहीं अच्छा कर पाओगे तो क्या करना, टीचर बन जाना। अगर आपके पास जानकारी अच्छी रहेगी तो टीचर बन जाना, तथा अगर आपके पास बच्चों को आकर्षित या अच्छी जानकारियाँ देने का एक्सपीरियंस है तो आप समाज में कहीं भी खड़े हो जाएंगे। समाज के लिए 4 बात तथा 4 लोगों को जागरूक करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है A to Z, क्योंकि पढ़ाई ही हमें जागरूक करती है, शिक्षा ही हमें फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकती है। शिक्षा में ही इतनी ताकत है। बताइए, आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है तब तक आपको कोई नहीं पूछता, तथा क्रैक भी हो जाता है तो वेट करते रहते हैं फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएगा, फाइनल में होगा नहीं, फाइनल में पक्का बाहर हो जाएगा, इसका नंबर कम है। ठीक है ना, सभी लगे रहते हैं कि ना हो भगवान, तभी इसका बढ़िया रहे, साला फिर चला आए यहीं पढ़े 2 साल लाइब्रेरी में गाड़ी से। ठीक, आपको मेहनत से पढ़ाई करना है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक, यही सब सोचते हैं ना, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर लिए और गलती से आपकी नौकरी लग गई, कहीं दिखे समाज में या कहीं भी रहे, कस भैया कैसे हो, बढ़िया हो, आप उनसे नहीं बोलने के मूड में रहे हो तभी बुलाएंगे, तब भी भैया कैसे हो, कैसे चल रही है रोटी पानी। तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए ही पढ़ाई करो भाई, अपने स्टेटस के लिए पढ़ाई करो, अगर अपने माता पिता के लिए नहीं कर रहे हो तो। लेकिन सबसे पहला हर व्यक्ति या हर बच्चे का दायित्व तो होना चाहिए कि सर्वप्रथम वो पढ़ाई अपने माता पिता के लिए करे, क्योंकि उसके माता पिता उसके 20-25 सालों में जो बलिदान दिए रहता है, और समाज का कोई व्यक्ति आपके लिए बलिदान नहीं कर सकता जितना आपके माता पिता आपके लिए बलिदान किए होंगे। ठीक, कैसे कैसे आपको पाले होंगे, सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो। ठीक, इसमें नहीं कहना कि आप हमको ज्ञान दे रहे हो, तुम कितने हो। भाई मैं भी जमीनी स्तर से उठा हूँ, मैं भी अपने भाइयों को संघर्ष करते हुए देखा हूँ, जो आज यहाँ तक समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हैं, तथा मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ कि समाज को मैं कुछ दे सकूँ, बड़ा दे सकूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड से सपोर्ट है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ जिसे समाज मुझे याद रखे। इसी में मैं अच्छा कर सकूँ कि हाँ कोई आया था पूरा सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया, जो बहस में चलता हो फ्री में बताता है लड़का जानकारी, मेरा तो उद्देश्य ही रहता है। मैं कल पेट का PIQ फिर लेकर आऊँगा पॉलिटी से, फिर अगले दिन जितना रहेगा
इकोनॉमिक का PIQ पढ़ाऊंगा, उसका विस्तार बताऊंगा, तथा साइंस का PIQ बताऊंगा, तथा जियोग्राफी का। ठीक, अब 3, 4 या आप बोल सकते हैं 5 तारीख तक मैं PIQ ही कराऊंगा। फिर PIQ जब मेरा पेट का ख़त्म हो जाएगा तब मैं फिर पॉलिटी पर आ जाऊंगा, तथा जहां तक पढ़ाया हूं उसी के आगे पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा या हो जाएगी। ठीक, जय हिंद। आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, नहीं तो क्लास पढ़ा के खूब बतिया रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, खूब बड़ा बड़ा वीडियो बना रहे हैं। नहीं भाई, आपको जानकारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, जानकारी हो, आप जागरूक हों। ठीक, समाज आपको बेवकूफ़ ना बना सके, तथा आप सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें, क्योंकि जो आज जिनके साथ तुम सपने देख रहे हो शादी करने की कल वो ही आपको अपने बच्चे से मामा कहलवाएगी। ओके, इसलिए पढ़ाई करना है। जय हिंद। अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जय हिंद दोस्तों।